हट। बात मत कीजिए, बात मत कीजिए। कहाँ ध्यान है? चलिए। आनंद, आज एक बहुत ही, क्या कहते हैं इसको, ये टॉपिक जो है सदाबहार टॉपिक। सदाबहार टॉपिक कहने का मतलब ये है कि हमेशा से ये मुद्दा रहा है भारत में। भारत में या पूरी दुनिया में कह सकते हैं, महंगाई हमेशा से मुद्दा रहा है। टॉपिक क्या है हमारा आज का? क्या है? महंगाई। ये हमेशा से मुद्दा रहा है। क्या है? बहुत पहले रोटी कपड़ा और मकान एक फिल्म आया था। ठीक है, एक फिल्म आई थी रोटी कपड़ा और मकान, मनोज कुमार की फिल्म थी। 60-70 के दशक का है। देखिए उस समय भी मुद्दा था, तभी ये गाया गया। एक हमें आपकी लड़ाई मार गई, दूसरी यार की जुदाई मार गई, तीसरी हमेशा की तन्हाई मार गई, चौथी ये खुदा की खुदाई मार गई, बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई। यानी उस समय महंगाई मुद्दा होगा, महंगाई ने लोगों को त्रस्त कर रखा होगा। इसी गाना में आगे है, पहले मुट्ठी में पैसे लेकर थैले भर शक्कर लाते थे, अब थैले में पैसे जाते हैं, मुट्ठी में गुड़ आती है। महंगाई महंगाई हाय रे तू कहाँ से आई, तुझे क्यों नहीं मौत आई, ये इस गाना में कहा गया है। मतलब महंगाई उस समय मुद्दा होगा, महंगाई ने लोगों को त्रस्त कर रखा होगा। फिल्म क्या होता है? समाज का आईना होता है, दर्पण होता है। समाज में जो कुछ घट रहा होता है उसी को निर्देशक पर्दे पर उतारने का प्रयास करता है, कथाओं के द्वारा, कहानियों के द्वारा। ठीक है। फिर इंदिरा गांधी के जमाने में एक नारा चला, देखा इंदिरा तेरा खेल, 12 रुपये कड़वा तेल। यानी महंगाई वहां भी। आमिर खान की एक फिल्म आई थी पिपली लाइव, उसमें है गाना, सैया कितनों कमात है, महंगाई डाइन खाई जात है। ठीक है। और एक कुछ साल पहले आई फिल्म चक्रव्यूह, चक्रव्यूह, उसमें एक जो हीरो है वो गाता है और वो कहता है, भैया देख लिया है बहुत तेरी सरदारी रे, अब तो हमारी बारी रे। आगे कहता है, महंगाई की महामारी ने हमरा भट्ठा बिठा दिया, चले हटाने गरीबी गरीबों को हटा दिया, शरबत की तरह देश को गटका है गटागट, आम आदमी की जेब हो गई है सफाचट। ठीक है। वर्तमान में भी महंगाई मुद्दा है। और टमाटर की महंगाई काफी चर्चा में है। टमाटर का भाव कम हो ही नहीं रहा है। और महंगाई हमारे देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में, ठीक है, महंगाई एक मुद्दा बना हुआ है। क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध, कोविड-19 और ग्लोबल वार्मिंग के कारण, जलवायु परिवर्तन के कारण जो बेमौसम बरसात या गर्मी की घटनाएं हो रही है, उससे भी फसलों पर असर पड़ा है। ये तीन मुख्य कारण से पूरी दुनिया में महंगाई मुद्दा बना हुआ है। आम लोग त्रस्त हैं। कुछ दिनों पहले यूएन की एक रिपोर्ट आई थी कि लगभग 74 करोड़ लोग भुखमरी के शिकार हैं, जिस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था। ठीक है, 74 करोड़ एक आंकड़ा होता है। तो महंगाई हमेशा से मुद्दा रहा। इसको अर्थशास्त्रीय भाषा में कहते हैं मुद्रास्फीति। क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति, अंग्रेजी में इन्फ्लेशन। तो ये मुद्रास्फीति हमारा मुद्दा है। हाँ, जिसको महंगाई सामान्य बोलचाल में कहते हैं, अर्थशास्त्रीय भाषा में मुद्रास्फीति। ठीक है। तो महंगाई क्या है, मुद्रास्फीति क्या है?
सिंपल सी बात है, जब वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में वृद्धि हो उसे क्या कहते हैं? महंगाई। वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में वृद्धि तब होती है जब वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति कम होती है और मांग अधिक होती है। ठीक है, तो महंगाई या मुद्रास्फीति की परिभाषा हम ऐसे गढ़ सकते हैं, जब वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति की तुलना में वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग अधिक हो तो क्या होता है? इससे महंगाई की स्थिति उत्पन्न होती है और मुद्रा का क्रय शक्ति, मुद्रा की क्रय शक्ति क्या होती है? घट जाती है। यही स्थिति है मुद्रास्फीति। तो लिखते भी जाइए इंट्रोडक्शन। अगर महंगाई पर कभी निबंध लिखना हो तो जो शुरू में मैंने बताया आप बता सकते हैं। महंगाई हमेशा से मुद्दा रहा है भारत में, और वो रोटी कपड़ा और मकान का, पिपली लाइव का, या वो चुनावी नारा जो था, और ये महंगाई की महामारी ने हमारा भट्ठा बिठा दिया, ये दे सकते हैं। इंट्रोडक्शन में लिखिए, मूल्य स्तर में सतत संचयी वृद्धि को मुद्रास्फीति कहते हैं। मूल्य स्तर में सतत संचयी वृद्धि को मुद्रास्फीति कहते हैं। इसी को और परिभाषा कई तरह से हम लिखवाते हैं, इसका भी लिखवा रहे हैं, और दूसरे तरीके से लिखिए पैरा चेंज करके। वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य स्तर में होने वाली सतत वृद्धि को मुद्रास्फीति कहते हैं। पैरा चेंज, मुद्रास्फीति की अवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में वृद्धि होती है, जबकि मुद्रा के मूल्य में गिरावट आती है। यानी मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाती है। मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाती है। हाँ, फिर लिखिए, समझ गए? वस्तुओं और सेवाओं की के मूल्य में वृद्धि होती है और मुद्रा के मूल्य में कमी होती है। मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाती है। पहला चीज, आशा यह कि लोग
अपनी आय से वस्तुओं एवं सेवाओं की जितनी मात्रा पहले खरीदते थे उससे कम खरीद पाएंगे। उससे कम खरीद पाएंगे या उतनी ही मात्रा खरीदने के लिए ज्यादा पैसा देना। क्लियर है? कम खरीद पाएंगे अथवा वस्तुओं एवं सेवाओं की उतनी ही मात्रा खरीदने के लिए हो गया कुछ। अधिक भुगतान करना पड़ेगा। यानी महंगाई क्या हो गई? मूल्य में वृद्धि। इसमें क्या होगा? मुद्रा की क्रय शक्ति, खरीदने की क्षमता कम हो जाएगी। नीचे एरो दिए, ठीक है। अब या तो उतनी ही मात्रा, जितनी मात्रा में पहले खरीदते थे उससे कम खरीद पाएंगे, या फिर उतनी मात्रा खरीदने के लिए ज्यादा देना पड़ेगा। अधिक भुगतान कीजिए या कम खरीद। नहीं समझे? या तो अधिक भुगतान या खर्च में, उपभोग में कटौती कीजिए। उपभोग का स्तर बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? या तो अधिक भुगतान करना पड़ेगा या उपभोग में कमी लाना पड़ेगा। तो ये हो गया। अब इसके कारण क्या? एक चीज और बता दे रहे हैं। कभी कभी आप देखते होंगे न्यूज में कि मुद्रास्फीति, महंगाई की दर घटती जाती है लेकिन महंगाई कम नहीं होती है। ऐसा क्यों? महंगाई, मुद्रास्फीति की दर घटती है लेकिन महंगाई की दर घटती है लेकिन महंगाई घटती नहीं है। दर की बात करें, रेट, हाँ, जैसे देखिए किसी चीज का 100 रुपया है, 100 से 105 हो गया, सौ से 105 हो गया, 105 से 110, 110 से 115, 115 से 115। यहां महंगाई दर कितना बढ़ा? क्या यहाँ कितना बढ़ा? 105 से कितना हो गया? हाँ, कितना हो गया? 5 बढ़ा ना भाई, तो कितना हो लगभग?
4 पॉइंट समथिंग। मुद्रास्फीति क्या हो गई, दर क्या हो रहा है, घट रहा है। अब और भी कम होगा ना, 4% से कम। और यहां से मुद्रास्फीति दर क्या हो गया, बराबर 0 हो गया। क्या हुआ, महंगाई घट गई। कहने का मतलब समझ गए ना, क्या महंगाई का दर अगर घट रहा है, मुद्रास्फीति दर, इसका तात्पर्य ये नहीं है कि महंगाई भी घट रही है। समझ पाई बात, क्लियर हुआ। तभी कभी कभी ऐसा ही लगता होगा कि वित्त मंत्री बोल रही है या बोल रहे हैं कि महंगाई की दर घटी है, आप आपको क्या लगता है, खरीदने जाते हैं तो महंगाई तो बढ़ी ही है। तो मापने का जो तरीका होता है, वो बेस लाइन कहां से होता है। बेस लाइन अगर 115 है यहां से, तो मुद्रास्फीति दर क्या है, 0। यहां से लिया जाए तो नहीं समझे, तो ये याद रखिएगा, पैरा चेंज, ये एक लाइन लिख लीजिए। मुद्रास्फीति और मुद्रास्फीति की दर में अंतर होता है। मुद्रास्फीति और मुद्रास्फीति की दर में अंतर होता है। मुद्रास्फीति संबंधित वस्तुओं या सेवाओं की कीमतों के बढ़ने के रुझान को प्रदर्शित करती है। जबकि मुद्रास्फीति की दर इसे मात्रात्मक रूप देती है। मात्रात्मक मात्रात्मक रूप देती है। इससे यह पता चलता है कि संबंधित वस्तुओं की कीमतें औसत रूप से किस गति से बढ़ रही है। चेंज, यदि मुद्रास्फीति की दर कम हो रही है तो यह नहीं कहा जा सकता है कि वस्तुओं की कीमतें कम हो रही है। इसी प्रकार
यदि मुद्रास्फीति की दर कम है अर्थात उसका स्तर काफी नीचे है, तो यह नहीं कहा जा सकता कि वस्तुओं की कीमतें कम है। कारण लिखिए। कारण पहले सुन लीजिए। मुद्रास्फीति या महंगाई का कारण मुख्यतः दो कारण होता है। एक होता है मांग प्रेरित, पहले सुन लीजिए तब लिखिएगा। इसको अंग्रेजी में कहते हैं डिमांड पुल। क्या कहते हैं? मांग प्रेरित मतलब जब वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ जाए और मांग की तुलना में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति कम हो, तब जो स्थिति उत्पन्न तब जो मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है उसको क्या कहेंगे? मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। क्लियर है? जब वस्तुओं और एवं सेवाओं की मांग बढ़ जाती है और उसी के तुलना में आपूर्ति नहीं होती है, आपूर्ति कम होती है, तब मांग प्रेरित मुद्रास्फीति या महंगाई की स्थिति उत्पन्न होती है। तो एक मिनट, तो मांग कब बढ़ती है लोगों की? जब लोगों की जब हमारा विकास दर बढ़ेगा, इनकम ज्यादा होगा और मांग किस कारण बढ़ता है? आय, वही आय बढ़ता है, जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ता है, और आय बढ़ता है मतलब लोगों का वेतन बढ़ गया। मान लीजिए सरकार नया पे कमीशन का की सिफारिश लागू कर दी, वेतन बढ़ा दी, महंगाई बढ़ेगी, लोगों की मांग बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी। विकास दर ये हो, तेज हो, या फिर मान लीजिए कोई आपदा आ गई या युद्ध आ गया। अभी केवल लिखाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। अब जैसे रूस यूक्रेन युद्ध, सप्लाई चेन बाधित हुआ, ग्लोबल सप्लाई चेन बाधित हो रहा है ना, तो महंगाई बढ़ रही है ना। जानते ही है रूस और यूक्रेन गेहूं का निर्यात करता था, और कुछ दिनों पहले दोनों के बीच समझौता हुआ था, ब्लैक सी ग्रेड समझौता, जानते होंगे आप लोग, काला सागर अनाज समझौता, जिससे कुछ ही दिन पहले पुतिन पीछे हट गए, तो फिर महंगाई बढ़ेगी। तो आपदा हो, जैसे सूखा हो जाए, फसल बर्बाद हो जाए, से टमाटर की महंगाई जो है, टमाटर की कीमतें जो बढ़ी है, उसका एक कारण ये भी बताया जा रहा है क्या, कहीं सूखा के कारण फसल सूख गई, टमाटर का फसल सूख गया, और कहीं बाढ़ के कारण फसल बर्बाद हो गया। तो ये हो, और कभी कभी कुछ चीजों की कीमत बढ़ती है मौसम परिवर्तन से, बढ़ती है। अभी जाइए स्वेटर, और एकदम जाड़ा में अचानक बढ़ जाता है, जाड़ा में एसी खरीदने जाइए, कूलर खरीदने जाइए, उसमें ब्लोअर का कीमत बढ़ेगा, और अभी एसी कूलर फैन ये सब का मौसम परिवर्तन होता है। और कभी कभी क्रिकेट स्टार या फिल्म स्टार किसी चीज की का प्रचार कर देते हैं, ठीक है, तब यानी विज्ञापन, बहुत क्रिकेट स्टार ऐसे हैं, खेल पर कम, विज्ञापन पर ज्यादा ध्यान, उसके ड्रेस पर भी चिपका रहता है। तो ये विज्ञापन से भी होता है, मौसम परिवर्तन से भी होता है,
और दूसरा कारण है, एक तो मांग प्रेरित हो गया, दूसरा हो गया लागत जन्य या लागत प्रेरित भी कहते हैं, लागत जन्य, हिंदी में अंग्रेजी में कॉस्ट पुश। इसको मांग जन्य भी कहा जाता है, मांग प्रेरित भी कहा जाएगा, उसी तरह लागत प्रेरित भी है, लागत जन्य भी। क्लियर है? जब वस्तुओं के उत्पादन लागत में वृद्धि हो जाए, वस्तुओं के उत्पादन लागत में वृद्धि हो जाए तो वस्तु की कीमत बढ़ेगी। उत्पादन लागत कैसे बढ़ता है? उत्पादन में क्या चाहिए? रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल की कीमत बढ़ जाए, एनर्जी कंज्यूम होता है, बिजली का दर, पेट्रोल डीजल अगर यूज हो रहा है उसका की कीमत बढ़ जाए, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाए, लो जो उसमें वर्कर है, वर्कर के का वेजेस, पारिश्रमिक, ठीक है, वर्कर का इनकम, ये वेतन बढ़ाना पड़े, सरकार का टैक्स बढ़ा दिया जाए तो लागत क्या होगा? बढ़ जाएगा, तो लागत प्रेरित। दूसरा क्या हो गया? यही मुख्य। तो क्या क्या बताया मैंने? कच्चा माल की कीमत बढ़ जाए, कच्चा माल जब आएगा तो बिजली या सीधे कहीं ऊर्जा, पेट्रोल डीजल ये सब की कीमत बढ़ जाए, परिवहन व्यय, श्रमिक को क्या देंगे? पारिश्रमिक। अगर लोन लेके कोई प्रोडक्शन कर रहा है, ब्याज दर बढ़ जाए वो, या सरकार कर बढ़ा दे तो लागत क्या हो गया? बढ़ गया। कम से कम कर को हटा भी दीजिए, पारिश्रमिक, इतना तो लागत है ना। पूंजीपति का लाभ, पूंजीपति का लाभ भी छोड़िए, कम से कम इतना तो, इतना अगर बढ़ गया तो मांग जो कुछ भी हो कीमत बढ़ेगी। तो मुख्यतः दो कारण हो गए महंगाई के या मुद्रास्फीति के। कौन कौन? मांग जन्य या मांग प्रेरित, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डिमांड पुल। दूसरा लागत जन्य या लागत प्रेरित, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कॉस्ट पुश। यही दो ठो है, इसके अतिरिक्त और भी कारण आप लोगों को मिलेगा कहीं, लेकिन मुख्य यही कारण है। कहीं कहीं लिखा रहता है संरचनात्मक मुद्रास्फीति, जब बाढ़, सूखा, परिवहन व्यवस्था की कमी आदि के कारण ये आपूर्ति प्रभावित हो जाती है, उत्पादन भी प्रभावित हो जाता है, तो इसको कहा जाता है संरचनात्मक मुद्रास्फीति। तो ये अगर होगा, उत्पादन आपूर्ति प्रभावित हुई तो क्या हो गया? इसी में दोनों में नहीं आ जाएगा, इसी दोनों में आ जाएगा, लेकिन लोग अलग भी लिख देते हैं। कभी कभी ये इंपोर्टेड इन्फ्लेशन की बात होती है, आयातित मुद्रास्फीति। आयातित मुद्रास्फीति कहते हैं जब किसी वस्तु के उत्पादन में आयातित वस्तुओं का उपयोग होता है। नहीं समझे? जैसे पेट्रोल का कीमत बढ़ गया और हम लोग पेट्रोल का यूज कर रहे हैं प्रोडक्शन में, तो जिस चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं उसका कीमत बढ़ेगा, तो माना जाता है कि हमारे देश में इन्फ्लेशन नहीं है, वो इम्पोर्टेड है, मतलब आयातित मुद्रास्फीति है। ये भी कई लोग कहते हैं। कभी कभी होता है क्या, किसी चीज की कीमत बढ़ानी हो तो व्यापारियों का एक ग्रुप जो होता है वो मार्केट से उस चीज को हटा देता है, मार्केट से हटा दिया, ठीक है। अब आप लेने गए नमक, नमक का शॉर्टेज है, 10 दुकान गए, नमक नहीं मिला, ठीक है, और नमक कहीं जमा है, होर्डिंग जमाखोरी कर लिया गया है, तो 10 दुकान में देखिएगा, दुकान वाला कहेगा अरे गए थे नमक लाने, नमक मिल ही नहीं रहा है। अब आप खोजिएगा पूरा, नमक के बिना खाना कैसे बनेगा? नहीं मिलेगा। और इतने देर में आप अपने घर पर भी खबर कीजिएगा, और सगे संबंधी भी गए, नहीं मिला, ठीक है, वो भी अपना लगा, आपका भाई, आपकी पत्नी, आपका बहन, सब अपना अपना सर्किल में, वो अपना सर्किल में। इसी तरह क्या हो गया? नमक के स्कार्सिटी का ग्लोबलाइजेशन हो गया। क्या हो गया? अभाव का। अब क्या होगा? जो जहां पर नमक है वो स्टॉक करना शुरू कर देगा, नमक का कीमत बढ़ेगा। अब आप 1000 रुपये पैकेट भी लीजिएगा नमक, किसी को गिफ्ट में नमक दे दीजिएगा, अपनी प्रेमिका से क्या कीजिएगा वादा कि नमक तुमको ला के देंगे। चांद से टमाटर लेके आऊंगा, एक गाना चला है ना, तेरे वास्ते क्या है? बोलो बोलो बोलो।
मंडी से टमाटर लाऊंगा, एक 200-250 ग्राम नहीं, 2 किलो लाऊंगा, पूरे 1 किलो लाऊंगा। पैसा जेब खाली हो तो लोन लेके लाऊंगा। ठीक है। तो एक कारण होता है काला बाजारी और जमाखोरी। ब्लैक मार्केटिंग लोग करते हैं, ब्लैक मार्केटिंग करने के लिए जमाखोरी करने लगते हैं। और जब जमाखोरी होगी तो जो दैनिक उपयोग की वस्तुएं हैं, जैसे प्याज हो गया, टमाटर हो गया, नमक हो गया, इसके बिना आप रह नहीं सकते। आलू, सब्जी में कहा जाता है आलू है, तेल है, ये सब का कीमत, दाल है, ये सब का कीमत बढ़ जाए, सीधे सरकार पर असर पड़ता है। प्याज की कीमत एक बार बढ़ गई, सुषमा स्वराज की दिल्ली की सरकार गिर गई। अभी बताया इंदिरा गांधी के समय में, देखा इंदिरा तेरा खेल, 12 रुपये कड़वा तेल। ठीक, उसमें 12 रुपया का महत्व था। तो अभी टमाटर की महंगाई पर देखिए, एक से एक गाना, एक से एक रील बन रहा है तरह तरह का। तो टमाटर कहता है आलू से, भैया तुम्हारा मेरा साथ अब छूट गया है। पहले हम लोग साथ साथ किचन में इन करते थे, पहले हम लोग साथ साथ किचन में इन करते थे, साथ साथ थाली में रहते थे, अंतिम दम तक साथ रहते थे। अब तो मार्केट से ही रास्ता, ये क्या कहते हैं, नाता खत्म हो जाता है। तुम्हें देखे कई दिन लग जाते हैं, नहीं समझे मतलब। पहले आलू सब्जी बनती थी तो टमाटर रहता था, जब तक टमाटर कटता नहीं था दोनों एक दूसरे को देखता था, टमाटर और आलू। अब ये दोस्ती तो ये काला बाजारी और जमाखोरी के कारण भी मुद्रास्फीति बढ़ती है। एक और कारण है कि जब वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की तुलना में मुद्रा प्रवाह बढ़ा दी जाती है, मुद्रा प्रसार। जैसे मान लीजिए मार्केट में 100 पेन है और मार्केट में 200 रुपया है, तो प्रत्येक पेन का कीमत कितना होगा, कितना होगा? इसमें भी कंफ्यूजन है, जोर से बोलिए। 2 रुपया, और मार्केट में 100 पेन ही है और 1000 रुपया चला गया मार्केट में, अब कितना हो गया? 10 रुपया। अगर 1000 प्रोडक्शन हो जाए पेन का भी तो 1 रुपये की कम हो जाएगा। तो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की तुलना में अगर मुद्रा का फ्लो ऑफ करेंसी ज्यादा हो जाता है, मुद्रा प्रसार हो जाता है, तो भी महंगाई की स्थिति उत्पन्न होती है। ऐसे भी मुद्रा का प्रवाह होगा अर्थव्यवस्था में, पंप होगा, तो क्या उन लोगों के पास पैसा आएगा तो डिमांड बढ़ेगा। समझ गए? तो मूल कारण 2 ही है, लेकिन इसके अतिरिक्त कौन कौन बताया मैंने? संरचनात्मक, और क्या बताया? आयातीत मुद्रास्फीति। ठीक है रवि, आयातीत और कालाबाजारी, ब्लैक मार्केटिंग, ये भी बहुत होता है। जमाखोरी और मुद्रा प्रसार। सरकार नोट छाप के पंप कर दी, कहा? अर्थव्यवस्था में। महंगाई बढ़ेगी, प्रोडक्शन उतना ही हो रहा है, मार्केट में करेंसी ज्यादा आ गया, तो क्या होगा? महंगाई बढ़ेगी। क्लियर हो गया? मुद्रास्फीति या महंगाई के कारण लिखिए। सबसे पहले ये लिखिए, मांग जन्य या मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। ये हुआ आपको मुद्रा प्रचलन में तीव्र वृद्धि कर देना, यानी नोट छाप देना अतिरिक्त। हाँ, लेकिन नोट अतिरिक्त आप छाप दिए मार्केट में, तो छापिए तो मार्केट में कहीं दीजिएगा ना, किसी न किसी रूप में लोगों के हाथ में आएगा, चाहे वेतन के रूप में आए या फिर सब्सिडी के रूप में आए, पेंशन के रूप में आए, कोई स्कीम के तहत आप दे रहे हैं लोगों को। समझ में आ रही बात? एक कभी कभी कोई छात्र पूछता है कि सर आरबीआई नोट छाप के क्यों नहीं दे देती है सबको पैसा? नोट छापने में क्या जाता है? 1-1 लाख रुपया नोट सब को दे दे, छापने में क्या जाता है?
तो क्या होगा? हाँ, रुपये का कीमत बढ़ घट जाएगा। जर्मनी में एक बार मुद्रास्फीति हुई तो वहां पर ये चाय जब चाय जब लेते थे लोग दुकानदार से, तब गले के नीचे जो उतारते थे तब करेंसी का कीमत बढ़ जाता था, सारी करेंसी का कीमत कम हो जाता था। इसलिए लोग चाय लेते थे और पीते थे, टेक टी नहीं, ड्रिंक टी, तुरंत घटाघट। ये सही है घटना। प्रथम विश्व युद्ध के बाद वहां इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया था। वर्साई की जो संधि हुई थी, जर्मनी को एकदम पंगु बना दिया गया था, वहां महंगाई काफी बढ़ गई थी। ठीक है। रसिया में एक बार रूबल की स्थिति इतनी गिर गई कि वो पोषणे में काम आने लगा। तो चलिए, अब महंगाई हमेशा मुद्दा रहेगा, हमेशा से अब ये मुद्दा बना रहेगा। और महंगाई ऐसा मुद्दा है जो राजनीति को भी प्रभावित करता है, सामाजिक आर्थिक असंतोष को भी बढ़ावा देता है। चक्रव्यूह फिल्म में वो बताया ना मैंने, शुरू में कहे ना चक्रव्यूह फिल्म का एक गाना, महंगाई की महामारी ने हमरा भट्ठा बिठा दिया, चले हटाने गरीबी गरीबों को हटा दिया, शरबत की तरह देश को गटका है गटागट, आम आदमी की जेब हो गई है सफाचट। आगे उसमें है, अंबानी हो या बाटा, बिरला हो या टाटा, सबने अपने चक्कर में देश को है काटा, अरे हमरे खून से इनका इंजन चले धकाधक, आम आदमी की जेब हो गई है सफाचट। ठीक है, तो अभी लिखवा रहे हैं, लिखिए, पहला लिखिए, मांग जन्य मुद्रास्फीति या मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, अंग्रेजी में डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इसका डेफिनेशन लिखिए, वस्तुओं एवं सेवाओं की समग्र पूर्ति के मुकाबले समग्र पूर्ति के मुकाबले उनकी समग्र मांग में अधिक वृद्धि, समग्र मांग में अधिक वृद्धि के कारण जब कीमतें बढ़ती हैं तो इसे मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कहा जाता है। मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कहा जाता है। अब मांग क्यों बढ़ता है, इस पर जाएंगे ना। इस स्थिति के अनेक कारण हैं। पहला, उच्च विकास दर, जब देश का ग्रोथ रेट बढ़ रहा हो। दूसरा, लोगों के आय और वेतन में वृद्धि। आपदा या युद्ध की स्थिति। आपदा ने महंगाई को बढ़ा दिया, चरम पर पहुंचा दिया। उदाहरण दीजिए। अरे अभी कोविड, सब कुछ का कीमत बढ़ गया था। एक मास्क 400 में खरीदे थे शुरुआती दौर में, याद है?
वो वाला क्या कहते हैं, N90। बाद में पता चला कि वो N95 की 95, वो मास्क भी बचाने वाला नहीं था। उसका भी होल जो है ना, कोरोना के लिए बड़ा सा हॉल होगा। कोरोना के लिए बहुत बड़ा हॉल है। कोरोना से बचना ही नामुमकिन था। वो आपकी अपनी इम्यूनिटी ही बचा सकती थी। ठीक, चलिए। तो युद्ध या आपदा, विज्ञापन का प्रभाव। विज्ञापन का बहुत प्रभाव पड़ता है। कोई फिल्म स्टार, क्रिकेट स्टार प्रचार कर दिया, बच्चों में, युवाओं में, किशोर अवस्था वाले लड़कों में, बस वही, खास करके बच्चों का वही डिमांड रहता है। देर से समझे वगैरह। यस सर। सर्वर कौन बन गया? हाँ, कभी कभी महंगाई ये मौसम परिवर्तन के कारण भी बढ़ती है। जैसे जाड़े में गर्म कपड़े की मांग, जाड़ा में किसका, हीटर, ब्लोअर, और गर्मी में फैन, एसी, कूलर की मांग बढ़ जाती है। उस समय देखिए कोई छूट, कोई डिस्काउंट नहीं। डिस्काउंट दिया भी जाएगा तो बढ़ा दिया जाएगा रेट, तब डिस्काउंट दिया जाएगा। हो गया। दूसरा, लागत जन्य या लागत प्रेरित, अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको, कॉस्ट पुश। इन्फ्लेशन, यह स्थिति कब उत्पन्न होती है, जब उत्पादन के लागत में वृद्धि हो जाए। जब उत्पादन लागत में वृद्धि हो जाए, ये लिखिए, यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब उत्पादन लागत में वृद्धि के कारण कीमतों में वृद्धि होने लगती है। कीमतों में वृद्धि होने लगती है। जैसे जैसे कच्चा माल की कीमत में वृद्धि, कच्चा माल की कीमत में वृद्धि। क्या बात है, बहुत दिन के बाद आए हो। हो गया कुछ। आज देख रहे हैं नीतीश को भी बहुत दिन के बाद आए हो। कहाँ रहते हो? हाँ, नहीं, इसको कह रहे हैं। हाँ, तो लागत में, ये कच्चा माल की कीमत में वृद्धि। उसके बाद ऊर्जा व्यय, ऊर्जा मतलब यहां पर बिजली हो गया। दूसरा, बिजली, पेट्रोल, डीजल आदि की कीमत में वृद्धि। पर यूनिट बिजली का रेट बढ़ गया तो उत्पादन लागत भी बढ़ जाएगा। परिवहन व्यय में वृद्धि, ट्रांसपोर्टेशन।
अनाज का कीमत खेत से मंडी तक आते आते कौन बढ़ा देता है? ट्रांसपोर्टेशन। बिचौलिया तो बढ़ाता ही है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जुड़ जाता है। पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ेगा, ठीक है। वो बिजली के साथ साथ पेट्रोल डीजल लिखे ना, पेट्रोल और डीजल ये बहुत प्रभावित करता है कीमतों को, बहुत। आगे बढ़िए। उत्पादन, उत्पादक इकाई में कार्यरत श्रमिकों के पारिश्रमिक या वेतन में वृद्धि। कार्यरत श्रमिकों के पारिश्रमिक में वृद्धि। मैनेजमेंट कॉस्ट अगर ज्यादा हो गया, प्रबंधन लागत में वृद्धि। कर दरों में वृद्धि, सरकार टैक्स रेट बढ़ा देती है। ठीक है, तो मुख्यतः ये दो हो गया, मांग जब बढ़े आपूर्ति कम हो, दूसरा लागत। अगर एक लाइन में पूछा जाए कि मुद्रास्फीति के क्या कारण है, एक सेंटेंस में, आपूर्ति की तुलना में मांग अधिक होना और वस्तुओं के उत्पादन लागत में वृद्धि से जब कीमतें बढ़ती है, से जब कीमतें बढ़ती है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? महंगाई। अर्थशास्त्रीय भाषा में मुद्रास्फीति, अंग्रेजी में इन्फ्लेशन। क्लियर है? दो कारण, मांग की तुलना में आपूर्ति कम हो या आपूर्ति की तुलना में मांग अधिक हो और वस्तुओं की उत्पादन लागत में वृद्धि हो जाए, और इन दोनों कारणों से जब कीमतें बढ़ती है तो क्या कहेंगे? मुद्रास्फीति या महंगाई। क्लियर है? बोलिए एक सेंटेंस में कोई। हाँ बोलो ना। मांग की तुलना में आपूर्ति कम होने और लागत, उत्पादन लागत में के बढ़ने से जब कीमतें बढ़ती है तो महंगाई। इंटरव्यू में अगर पूछा जाए तो इतना लंबा बोलिएगा, कम में समेटिएगा ना। लिखिए, बॉक्स में लिखिए, बॉक्स। आप लोग बोल नहीं पा रहे हैं, बॉक्स में 2 लाइन का लिखो। मांग की तुलना में आपूर्ति क्या कम होने और उत्पादन लागत के बढ़ने से जब कीमतें बढ़ती हैं तो इस स्थिति को मुद्रास्फीति या महंगाई कहते हैं, कहा जाता है या कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। अब मैंने बताया ये संरचनात्मक मुद्रास्फीति मुख्यतः 2 ही है, लेकिन अलग से ये लिखवा दे रहे हैं ताकि कहीं आप देखिए तो आपको ये ना लगे कि सर ने ये तो लिखाया ही नहीं था। ठीक है, मुख्यतः ये 2 ही है, और कारण जो बनाया जाता है वो जबरदस्ती बनाना होगा। चलिए लिखिए, संरचनात्मक मुद्रास्फीति। तीसरा, उत्पादन
एवं आपूर्ति के प्रभावित होने, बाढ़ सूखा की स्थिति उत्पन्न होने, परिवहन के बाधित होने, बाधित होने से संरचनात्मक मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है। जब संरचना, अर्थव्यवस्था की संरचना में कमी हो, ठीक है, जिससे उत्पादन नहीं हो पा रहा हो और आपूर्ति भी प्रभावित हो, तब यह स्थिति उत्पन्न होती है। ठीक है, उसके बाद आयातित मुद्रास्फीति, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। आयातित मुद्रास्फीति इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। आयातित हेलो, वस्तुओं की कीमत में वृद्धि के कारण उत्पन्न मुद्रास्फीति को आयातित मुद्रास्फीति कहते हैं। ठीक है, और कालाबाजारी, जमाखोरी, उदाहरण बता ही दिया है, कालाबाजारी या जमाखोरी। हाँ, अभी बताए थे ना, कालाबाजारी या जमाखोरी। नमक मान लीजिए मार्केट से व्यापारियों ने मिलकर नमक गोडाउन में रख दिया, मार्केट में ला ही नहीं रहे, 2 दिन अगर मार्केट में नमक नहीं मिले, नमक के पैकेट की कीमत कितनी हो जाएगी? मुंह मांगा दाम देने वाले बहुत हैं। 1000 रुपए पैकेट भी जा सकता है, 10,000 भी जा सकता है। जमाखोरी के कारण जब कालाबाजारी समझते हैं ना, कालाबाजारी एवं जमाखोरी के कारण जब आपूर्ति प्रभावित होती है, तब वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं। ब्लैक से टिकट खरीदे हैं फिल्म का? कोई फिल्म का खरीदे हो? चलिए, आगे लिखिए। बताया था मैंने, मुद्रा प्रचलन में तीव्र वृद्धि हो लेकिन उसी के अनुपात में उत्पादन में वृद्धि न हो, तब भी वस्तुओं की कीमतें बढ़ती है। उदाहरण बता दिया था ना, देखिए छठा, मुद्रा प्रचलन में
मुद्रा प्रचलन में तीव्र वृद्धि हो, जबकि उसी अनुपात में उत्पादन में वृद्धि न हो। तो इस स्थिति को इस स्थिति में कीमतें बढ़ती है। हाँ, अब आइए मुद्रास्फीति हमारे यहाँ मापा जाता है, वो जानते ही होंगे, होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है ना, वो भोक्ता मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक। और कैसे मापा जाता है? P1 बाई P0 इंटू 100। P1 हुआ आपको करंट जो रेट है मूल्य, और P0 बेस ईयर जो लेते हैं, पिछला साल मान लीजिए गुना 100, इतना प्रतिशत हो गया। क्लियर है? उसमें हम लोग नहीं जा रहे हैं, एनालिटिकल पहलू देखते हैं हम लोग। अब मुद्रास्फीति बहुत ज्यादा हो वह भी स्थिति ठीक नहीं है बाजार के लिए, और मुद्रास्फीति बहुत कम हो वह भी स्थिति बाजार के लिए ठीक नहीं है। मान लीजिए महंगाई बहुत कम हो, मुद्रास्फीति बहुत कम हो, तो उत्पादक उत्पादन करने से कतराएगा, इसमें कुछ फायदा ही नहीं है। तब क्योंकि मुद्रास्फीति बहुत कम है, बहुत कम है मतलब क्या, वस्तुओं की कीमतें बहुत कम है, तो विक्रेता जो है, सॉरी क्रेता, खरीदने वाला, वो तो बाजार में आएगा, लेकिन बेचने वाला और उत्पादन करने वाला बाजार में नहीं आएगा, लेकर वो सामान लेकर नहीं आएगा। समझ आई बात? और जब महंगाई खूब हो तो उत्पादक या विक्रेता के लिए प्रेरणा बनेगा कि इस चीज का इस चीज को बेचा जाए, इसकी कीमत खूब बढ़ी है, लेके वहां आएगा। लेकिन तब कौन नहीं आएगा? खरीदार नहीं आएगा, तो पॉकेट उतना पैसा नहीं है। तो मुद्रास्फीति की ऊंची स्थिति भी अच्छी नहीं है बाजार के लिए, बाजार के स्वास्थ्य के लिए, और निम्न स्थिति भी नहीं ठीक है। तो माना जाता है 3 से 5% के बीच की जो मुद्रास्फीति दर है वह बाजार के स्वास्थ्य के अनुकूल है, कंफर्ट जोन है, आदर्श स्थिति है। कितना से कितना? 3 से 5, कहीं 2 से 5 रहेगा, कहीं कुछ एक जनरल जो ये है 3 से 5% के बीच की अवस्था को क्या कहा जाता है? आदर्श स्थिति। किसकी? मुद्रास्फीति की आदर्श स्थिति, जो बाजार को सुचारू ढंग से चलाने के लिए जरूरी है। क्लियर है? लिखिए पहला चेंज। ये कारण समझ गए ना? कारण बढ़िया समझ गए ना? मुख्यतः कितने कारण है? 2, ये सब अतिरिक्त। ठीक है ना? चलिए, तो मुद्रास्फीति की अवस्था, मुद्रास्फीति की आदर्श स्थिति। क्या हुआ? टमाटर की कीमत जो बढ़ी है उसका एक कारण ये भी है ना, 21-22 में क्या हुआ? बम्पर हुआ टमाटर, परिणाम तक क्या हुआ? टमाटर की कीमत कम हो गया। अब इस बार किसान बहुत जगह टमाटर की जगह बीन्स उपजा लिया, तो बहुत जगह फूल, बहुत जगह फल, टमाटर की उपज कम हो गई। क्लियर है? तो एक अवस्था तक महंगाई मार्केट के लिए ठीक ठाक, क्रेता के लिए भी और विक्रेता के लिए। लिखिए, मुद्रास्फीति की ऊंची एवं निम्न अवस्था
दोनों अर्थव्यवस्था के लिए लाभकारी नहीं होती। मुद्रास्फीति की ऊंची अवस्था में उत्पादक को तो लाभ की संभावना अधिक होती है, और वह अधिक उत्पादन के लिए प्रेरित होता है। किंतु महंगाई के कारण उपभोक्ता बाजार में नहीं जा पाता। वहीं दूसरी ओर मुद्रास्फीति की निम्न अवस्था में उपभोक्ता को जहां लाभ की संभावना अधिक दिखती है, उपभोक्ता को जहां लाभ की संभावना अधिक दिखती है, वहीं उत्पादक के लिए कोई प्रेरक कारक सक्रिय नहीं होता। परिणामतः वह उत्पादन नहीं करता है। चेंज मुद्रास्फीति की संतुलित स्थिति अर्थात 3 से 5% के बीच की अवस्था अर्थव्यवस्था के लिए लाभकारी होती है। क्योंकि इस अवस्था में उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों को लाभ की स्थिति दिखती है। और वे बाजार में होते हैं।
ठीक है, चलिए पैरा चेंज। आरंभ में मुद्रास्फीति, पैरा चेंज कर लिखिए। आरंभ में एक मिनट से देखिए, जब महंगाई बढ़ती है, मुद्रास्फीति बढ़ती है आरंभ में, तो ये अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर होती है, अच्छी स्थिति होती है। क्योंकि जब महंगाई बढ़ती है तो उत्पादक उत्पादन के लिए प्रेरित होता है, तो वह उत्पादन बढ़ाता है। उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या करता है? भर्ती करेगा, तो रोजगार बढ़ेगा। रोजगार बढ़ेगा तो लोगों का इनकम बढ़ेगा। उत्पादक को जो लाभ होगा, ठीक है, उसमें से वो एक हिस्सा कर्मचारियों को या प्रबंधकों को या जो भी उसकी फैक्ट्री में काम कर रहा है उसको देगा। और एक व्यक्ति जो कोई फैक्ट्री में है या कहीं है, वो कई तरह के डिमांड करता है। अगर एक व्यक्ति की कीमत बढ़ती है तो उसके सहारे कई लोगों को पैसा मिलता है। वह व्यक्ति दूध पीता है, वह व्यक्ति भोजन खाता है, मतलब भोजन करता है, चावल गेहूं दाल खरीदेगा ना, किराना, उसका बच्चा स्कूल में पढ़ेगा ना, वो और भी चीज मार्केट में मिठाई खाता है, समोसा खाता है। तो रुपया घूम घूम के चारों ओर घूमता है। तो कहा जाता है इन्फ्लेशन अगर थोड़ी सी बढ़े तो रोजगार बढ़ता है, लोगों का इनकम बढ़ता है, जीवन निर्वाह स्तर बढ़ता है, और इससे बहुत लोगों को फायदा होता है। क्लियर है? लेकिन यही क्रम अगर लगातार रहे, हाँ, तो बिकेगा ही नहीं। परिणाम क्या होगा? बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ जाए तो कोई खरीदेगा नहीं, तो परिणाम क्या होगा? उत्पादक उत्पादन तो कर लेगा, लेकिन गोडाउन में माल पड़ा रहेगा। अब क्या करेगा? वो छटनी करेगा, बेरोजगारी बढ़ेगी, लोगों का इनकम, एक व्यक्ति बेरोजगार होता है, एक व्यक्ति की नौकरी छूटती है तो उसी पर केवल असर नहीं पड़ता है। अभी बताया ना मैंने कि वो दूध खरीदता है, चावल दाल गेहूं खरीदता है, मिठाई खाता है, पान सिगरेट या और भी बहुत कुछ, उसके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, तरह तरह का डिमांड। एक व्यक्ति सुबह से शाम तक तरह तरह का डिमांड करता है। गाड़ी, पेट्रोल, डीजल, साइकिल, बस, टेम्पू, बहुत लोगों को, ठीक है। तो तो आरंभ में मुद्रास्फीति क्या होती है? अर्थव्यवस्था के लिए लाभकारी। लेकिन अगर वही क्रम लगातार रहा तो फिर विपरीत स्थिति उत्पन्न होती है। वही लिखवाने जा रहे हैं, क्लियर? लिखिए, आरंभ में मुद्रास्फीति से अर्थव्यवस्था सक्रिय होती है। अर्थव्यवस्था सक्रिय होती है क्योंकि मांग बढ़ने से उत्पादन बढ़ाने की प्रेरणा मिलती है। जिससे रोजगार अवसर और लोगों के आय एवं निर्वाह व्यय में वृद्धि होती है। एक मिनट, आय एवं निर्वाह व्यय में वृद्धि होती है, समझे? पूछना चाहिए ना। अगर उसको रोजगार मिला तो आय बढ़ गया ना। अब आय बढ़ गया तो रोटी के साथ साथ पनीर भी खाएगा, निर्वाह व्यय बढ़ा। अब पनीर वाले का इनकम बढ़ा, मिठाई वाला पनीर बेच रहा है, सुधा बेच रहा है, तो उसका तो बिका ही। अब पनीर जहां से आया, जिस दूध से, वो दूध वाले का भी इनकम बढ़ा।
नहीं समझे? और वो दूध किस भैंस ने दिया? उस भैंस ने जो चारा खाया, चारा वाले का भी बढ़ा। समझ में आ रही बात? तो एक्चुअली इकोनॉमी में होता क्या है? फ्लो ऑफ इनकम, आय का प्रवाह होता है। ये जब रुकता है ना, तभी संकट की स्थिति उत्पन्न होती है। इनकम फ्लो होते रहना चाहिए। इस तरह शरीर में क्या ब्लड का फ्लो होते रहना चाहिए, नहीं हुआ तो क्या हुआ? ब्लॉकेज। उसी तरह इनकम का फ्लो जब रुक जाता है तो इकोनॉमी के लिए संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, चलिए क्या लिखे? निर्वाह व्यय में वृद्धि होती है। इस क्रम में अगर मुद्रास्फीति का क्रम जारी रहता है तब बेरोजगारी, धन एवं आय के वितरण में विषमता, की स्थिति उत्पन्न होती है। आज जैसे ही विषमता की स्थिति उत्पन्न होगी और संतोष, ठीक है, अगर सबके पास दिया नहीं है, रोशनी नहीं है, पूरा गांव अंधेरे में है, कोई दिक्कत नहीं है, चैन से सब सोएगा। उसी बीच में कोई एक तो दिया लेके चला आया और रात में वो जला दिया, अब पूरा गांव चर्चा का विषय होगा, इसके घर में दिया कैसे आया? अब दो कारण है, दो स्थिति उत्पन्न हो सकती है। क्या? बराबरी के लिए, या तो दिया बुझा दे या सब दिया लाए। तो आदमी गरीब रहे उससे असंतुष्ट नहीं होता है, लेकिन विषमता से असंतोष बढ़ता है। विषमता समझे ना? और हमारे समाज में भारी विषमता है, भारतीय समाज में, पूरे विश्व में है, लेकिन हमारे देश में बहुत ज्यादा है विषमता, बहुत ज्यादा। पूरे विश्व में है 74 करोड़ लोग, यूनाइटेड नेशन का आंकड़ा है 73.5 करोड़ लोग भूखमरी के शिकार है, मतलब भरपेट भोजन उनको नहीं मिलता है। तो ये है। अब चलिए एक एक करके देखते हैं इसका नकारात्मक प्रभाव क्या होता है। नकारात्मक प्रभाव, नेगेटिव इंपैक्ट। हाँ, हम 100 रुपया दिए इसको, श्रेयांश को, हाँ ठीक है, 10 रुपए पेन मिल रहा है। आज श्रेयांश कितना खरीद लेगा पेन? 10 पेन खरीद लेगा। कल 20 रुपए पेन हो गया, आई 100 रुपया हमको लौटा दिया, तो कई ठो पेन हम खरीद सकते हैं। घाटे में कौन रहा? कौन? आप मतलब कौन? ऋण देने वाला। ऋण देने वाले को नुकसान और लेने वाले को लाभ। लिख पहला 100 रुपया याद रखना। ऋण देने वाले को हानि, जबकि ऋण लेने वालों को लाभ। आज जिन लोगों के पास सरकारी बॉन्ड है या बैंक में जो जमा कर रखा है उसको क्या होगा? मुद्रास्फीति से हानि होगा कि लाभ होगा? हानि होगा ना। अगर महंगाई के रेट से
बैंक आपको नहीं दे रहा है ये क्या कहते इंटरेस्ट, तब नुकसान होगा, नहीं होगा। मान लीजिए 100 रुपया अभी बताया मैंने, 10 पेन आज हम खरीद सकते हैं, ठीक है, और 10 पेन खरीदने के लिए अगला साल क्या करना पड़ेगा, तो उदाहरण बताया मैंने, क्या करना पड़ेगा, 200 रुपया, तो अगला साल 100% देगा बैंक हमको, नहीं ना देगा। 100 रुपया का कितना दे देगा, 3%, 5%, 10%, 110 रुपया, 110 रुपया में 10 पेन हो जाएगा, समझ में आई बात। तो जिन लोगों के पास सरकारी बॉन्ड होते हैं या जिन लोगों का पैसा बैंक में जमा होता है उसे नुकसान होता है। अगर बैंक या सरकार मुद्रास्फीति महंगाई दर के अनुरूप ब्याज नहीं देती है तब, जो कि नहीं ही देगी ना, इस दर से महंगाई बढ़ती सरकार कहती है हम महंगाई भत्ता कर्मचारियों को देते हैं, महंगाई भत्ता कहती है ना, इतना % महंगाई भत्ता दे रहे हैं, लेकिन इन्फ्लेशन रेट से के बराबर या उसको देखा नहीं जाता है, कैलकुलेशन होता है इसी तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जिन लोगों के पास सरकारी बॉन्डों, जीवन बीमा पॉलिसी, ये LIC वगैरह जो करवाते हैं बहुत नुकसान झेलते हैं, तो फिर बीमा करवाता क्यों है लोग, रिस्क कवर करने के लिए। सरकारी बॉन्ड, जीवन बीमा पॉलिसी, या बैंकों में आवधिक जमाएं, आवधिक जमा समझते हैं, आवधिक जमा, बैंक में जो जमा होता है, देखिए इधर बैंक में जो डिपॉजिट होता है, एक मांग जमा और एक आवधिक जमा। ये डिमांड डिपॉजिट, ये टर्म डिपॉजिट। मांग जमा दो तरह का होता है, एक करंट डिपॉजिट, दो अकाउंट होता है, करंट अकाउंट जिसमें अनगिनत बार ले सकते हैं, अनगिनत बार दे सकते हैं। इसमें बैंक आपसे पैसा लेता है, इंटरेस्ट नहीं देता है, नेगेटिव इंटरेस्ट यहाँ चलता है। बड़े बड़े व्यापारी जो हर दिन में जो बहुत ये होता है, जिनके यहाँ ट्रांजेक्शन होता है, तो ये चालू खाता, करंट अकाउंट और एक सेविंग, ये मांग जमा हो गया। तो इसमें तो आप क्या कीजिएगा, जब चाहे पैसा ले सकते हैं, दे सकते हैं, तो इसमें आपको उतना नुकसान नहीं होगा। लेकिन इसमें पैसा फंस गया, एक रेकरिंग डिपॉजिट होता है, हर महीना, हर ठीक है, हर दिन, हर महीना, 2 महीना, 3 महीना, एक फिक्स डिपॉजिट होता है। एक बार आप जमा कर दिए 5 लाख, अब मिलेगा 25 साल के बाद, पॉलिसी वाला कहेगा या बैंक का 5 लाख का हम 25 लाख देंगे, 5 लाख का 5 गुना। अब 5 लाख का जमीन आज खरीद लीजिए, 25 साल के बाद 5 करोड़ में बेचिए। नहीं समझ रही बात, 25 साल के बाद 5 लाख का महत्व रहेगा नहीं ना। तो इसलिए आवधिक जमा अगर रहा है आपके पास और महंगाई बढ़ रही है तो आपको नुकसान होगा। क्लियर है। देखिए, हाँ क्या लिखे, जमाएं बैंकों में होती है उनको हानि उठानी पड़ती है। अब हमारी कीमतें बढ़ गई, वस्तुओं की कीमतें, तो उठाएगा विदेश वाला नहीं, तो निर्यातकों को क्या होगा, नुकसान हो जाएगा। और जो आयातक है यहाँ पर पेन का कीमत हो गया 100 रुपया, जाके नेपाल से या भूटान से या म्यांमार से 50 रुपये पेन ले आएगा, बेच देगा 60 रुपये में। नहीं समझे, तो निर्यातक को नुकसान और आयातक को फायदा। निर्यातकों को घाटा
और आयातकों को लाभ। अब बताइए, एक मिनट, भुगतान संतुलन संक्षेप में समझिए। एक पीटी का कोर्स भी शुरू कर रहे, इकोनॉमिक्स का फाउंडेशन बैच लाइव रहेगा, वो डेली सप्ताह में 4 दिन सुबह में लाइव रहेगा। उससे बढ़िया से समझाएंगे भुगतान संतुलन वगैरह। भुगतान संतुलन कहते हैं किसी देश का पूरी दुनिया के साथ, शेष विश्व के साथ सभी प्रकार के लेन देन को भुगतान संतुलन कहा जाता है। क्या? किसी देश का शेष विश्व के साथ सभी प्रकार के लेन देन को बैलेंस ऑफ पेमेंट की संज्ञा दी जाती है, भुगतान संतुलन। तो ये जो लेन देन हमारा होता है, अगर हमारी वस्तुएं महंगी होगी तो हमें घाटा होगा ना, और हमारे भुगतान संतुलन विपरीत होगा, प्रभावित होगा। लिखिए, भुगतान संतुलन की स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव, बैलेंस ऑफ पेमेंट। कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, महंगाई बढ़ रही है, तो प्रोजेक्ट की जो प्रभावी लागत होगी वो बढ़ती चली जाएगी ना। मान लीजिए पुल बना रहे हैं, पुल का आज एक बजट बन गया, सीमेंट और बालू की कीमत 5 दिन के बाद 10 दिन के बाद बढ़ गया तेजी से। सीमेंट और बालू का कारोबार करने वाला पुल बनाने वाले की बात मानेगा? हमको इतना ही पैसा मिला है, थोड़ा कम रखो रेट। समझ पा रही बात? तो किसी परियोजना की प्रभावी लागत बढ़ जाती है। लिखिए, किसी परियोजना की प्रभावी लागत बढ़ जाती है। ठीक है, अब सुनिएगा, कालाबाजारी और जमाखोरी के कारण महंगाई बढ़ती है। तो कालाबाजारी और जमाखोरी महंगाई का कारण भी है, परिणाम भी है। कहेगा सर कैसे? जब महंगाई बढ़ेगी जिन वस्तुओं की, उन वस्तुओं का स्टॉक लोग जमा करना शुरू कर देगा, और बढ़ने देते तब बेचेंगे। समझ भाई बात? देखिए, कालाबाजारी जमाखोरी क्या हुआ? अवैध भंडारण, इलीगल स्टॉक। कालाबाजारी, जमाखोरी की प्रवृत्ति का बढ़ना। की प्रवृत्ति का बढ़ना, जिससे कीमतें और बढ़ने लगती है। और सबसे बुरा प्रभाव उस पर पड़ता है जो गरीब होता है और जिनका इनकम फिक्स है, इनकम बढ़ता नहीं है। नहीं समझे? अब महंगाई बढ़ती है तो सबसे बुरा असर किस पर पड़ेगा? गरीबों पर। गरीबों पर और कम वेतन पाने वाले, जिनके वेतन में वृद्धि नहीं होती है, उन पर सबसे बुरा असर पड़ता है। तब सैया कितनों कमात है, महंगाई डाइन खाई जात। ठीक है, लिखिए, सर्वाधिक दुष्प्रभाव गरीबों, अलाउद्दीन खिलजी क्या किया था? ये कीमतें तय कर दिया था, उससे ज्यादा आप बेच नहीं सकते हैं। तो एक बरनी या कोई इतिहासकार है, वो लिखता है कि एक दमड़ी में ऊंट खरीद सकते थे, लेकिन एक दमड़ी भी पॉकेट में हो तब ना। नहीं समझे?
अलाउद्दीन खिलजी ने पॉलिसी निकाला ताकि जनता के पॉकेट में पैसा नहीं रहने देना है, उसकी पॉलिसी थी। क्योंकि आम आदमी के पॉकेट में अगर पैसा हो तो वो विद्रोही हो जाता है, उसका ये सोचना था। अलाउद्दीन खिलजी की ये सोच थी, हम अपनी सोच नहीं बता रहे। तो वो लिखता है कि एक दमड़ी में ऊँट तो मिल जाता है, लेकिन दमड़ी हो तो तब ना, समझ में आई बात। एक पैसा में मिठाई अवेलेबल है आपको, लेकिन एक पैसा हो तब ना खरीदिएगा, आपका इनकम खींच लिया। चलिए, तो लिखिए सर्वाधिक दुष्प्रभाव गरीबों एवं अस्थिर, गरीबों एवं अस्थिर या कम आय वाले लोगों पर पड़ता है। क्यों? क्योंकि मूल्य वृद्धि की तुलना में उसका वेतन या आय बढ़ता नहीं है। शरबत की तरह देश को गटका है गटागट, आम आदमी की जेब हो गई है सफाचट, महंगाई की महामारी ने हमरा भट्ठा बिठा दिया, चले हटाने गरीबी गरीबों को हटा दिया। देखिए, क्योंकि मूल्य वृद्धि की तुलना में सापेक्ष तुलना में वास्तविक आय में वृद्धि नहीं होती है। वास्तविक आय में वृद्धि नहीं होती है। अब जब महंगाई बढ़ती है तो जो बड़े बड़े उत्पादक हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उनका तो इनकम बढ़ेगा, और जो गरीब है और गरीब होते चलेंगे, तो विषमता बढ़ेगी। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, धन एवं आय के वितरण में विषमता बढ़ती है। क्या कहता है उसी गाना में, क्या है, बिरला हो या टाटा, अंबानी हो या बाटा, सबने अपने चक्कर में देश को है काटा, अरे हमरे ही खून से इनका इंजन चले धकाधक, आम आदमी की जेब हो गई है सफाचट। यानी विषमता, अंबानी और अरबपति होगा, अडानी होगा, बिरला टाटा, यानी उद्योगपति या बड़े बड़े धनपति जो और भी उनकी इनकम बढ़ेगी, उनकी पूंजी और भी बढ़ेगी, लेकिन गरीब की स्थिति और भी बदतर होगी, महंगाई बढ़ेगी। ठीक है, चलिए, तो उसके बाद लिखिए, ये गाना बता रहा है कि असंतोष महंगाई से बढ़ती है, सामाजिक आर्थिक असंतोष, कहीं भी अगर असंतोष है तो उसका एक कारण महंगाई होता है। ठीक है, अगर आम आदमी को उसके पॉकेट के अनुरूप सब कुछ मिलता रहे, वो सड़क पर नहीं उतरता है, लेकिन सब कुछ पॉकेट के अनुरूप नहीं मिले, खासकर बेसिक नीड्स की जो है, आलू प्याज टमाटर नमक दाल, ठीक है, तो असंतोष बढ़ेगा। जैसे जैसे थाली पे जो है भोजन कम होता जाएगा, थाली से दाल दूर होता जाएगा, टमाटर दूर होता जाएगा, वैसे ही सरकार से समाज की दूरी बढ़ती जाएगी, असंतोष बढ़ता जाएगा। देखिए, महंगाई से सामाजिक आर्थिक असंतोष की स्थिति उत्पन्न होती है। जैसे ही महंगाई बढ़ेगी तो विपक्ष जो है सरकार पर
ताबड़तोड़ हमला। भाइयों एवं बहनों, आज टमाटर ही थाली से दूर हुआ है। हाँ, कल दाल दूर होगा, और वो समय भी आएगा, ये सरकार अगर रह गई तो थाली ही दूर हो जाएगा। देखिए क्या लिखे, उत्पन्न होती है और जिसके परिणाम स्वरूप राजनीतिक अस्थिरता का खतरा बढ़ता है। ठीक है रवि। उपाय, समाधान, यहां तक आ रहा है। इधर ठीक है। एक मिनट देखिए, मौद्रिक नीति आप लोग जानते हैं, हमारे यहाँ इसको कौन कंट्रोल करती है? आरबीआई। आरबीआई दो तरह की मौद्रिक नीति अपनाती है, मोटा मोटी सरल भाषा में समझिए, कठोर और सरल। कठोर मौद्रिक नीति और सरल, या इसको सस्ती भी कहा जाता है। कठोर और सरल, कठोर में क्या होता है, रेट्स बढ़ा दिए जाते हैं, और सरल में रेट्स, रेट समझ रहे हैं, बैंक रेट, ठीक है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर, सीआरआर, क्लियर है। तो जब ये रेट बढ़ेगा तो मार्केट में करेंसी का फ्लो क्या होगा, फ्लो कम होगा। फ्लो कम होगा तो क्या होगा, डिमांड कम होगा। डिमांड कम होगा तो महंगाई कम होगी। डिमांड कम होगा तो महंगाई कम होगी, महंगाई बढ़ेगी, महंगाई कम होगी। डिमांड कम होगी तो प्रोडक्शन कम होगा, मांग कम करेगा लोग, कीमतें घटेगी। सरल में कीमतें बढ़ेगी, उल्टा हो जाएगा, लोगों के पास पैसा ज्यादा आ जाएगा। क्लियर है। तो इसको कहते हैं महंगाई को दूर करने की का मौद्रिक उपाय। क्या कहते हैं, मौद्रिक उपाय। ये कौन करती है, आरबीआई। लेकिन वो बहुत कठिन होता है। अब इसका देखिए, ये दुधारी तलवार के समान होता है। कठोर मौद्रिक नीति अपना करके आरबीआई ने क्या किया, महंगाई को कंट्रोल तो किया, लेकिन इसका विपरीत स्थिति क्या पड़ता है, तो मांग कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा। प्रोडक्शन कम होगा तो प्रोडक्शन यूनिट्स जो है, फैक्ट्रीज, वो छटनी करेगा, बेरोजगारी बढ़ेगी, ग्रोथ रेट घटेगा। नहीं समझे। तो अब आरबीआई बैठकर यही दिमाग लगाती रहती है कितना परसेंट पर रखे कि महंगाई भी कम हो और ग्रोथ रेट भी बढ़ता रहे। ये बैलेंस बनाना आरबीआई के लिए क्या होता है, दुधारी तलवार। क्लियर है। चलिए, तो उपाय या समाधान में पहला मौद्रिक उपाय। आरबीआई द्वारा मौद्रिक नीति के माध्यम से बाजार बाजार में तरलता को
कम करना, जैसे तरलता को कम करने के लिए क्या करेगी, PRR, PRR, RR, RRR, ये सब का क्या करेगी, जैसे बैंक रेट, कैश रिजर्व रेशियो CRR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाना, OMO बढ़ाना, खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियां को बेचना, ओपन मार्केट ऑपरेशन। दूसरा है राजकोषीय उपाय। राजकोषीय उपाय मतलब सरकार का जो आय व्यय है अब चीनी की कीमत बढ़ रही है हमारे यहाँ, तो राजकोषीय उपाय मतलब हुआ क्या, टैक्स को कम करना, घटाना, बढ़ाना, ये सब। ठीक है, सरकार अपने आय व्यय में के द्वारा प्रभावित करने का प्रयास करती है। सरकार कुछ नहीं, सीमा शुल्क कम कर देगी चीनी पर, चीनी की आयात बढ़ जाएगा, जब आयात बढ़ जाएगा तो क्या हुआ, चीनी की कीमत गिर जाएगी। ठीक है, जैसे चावल की कीमत बढ़ने वाली है ना, तो चावल का हम लोगों ने क्या किया है, निर्यात पर कई तरह की शर्तें लगा दिया है। समझ आई बात। तो राजकोषीय उपाय में क्या क्या हो सकता है, जिन वस्तुओं के उत्पादन को सरकार चाहती है कि प्रोत्साहन देना जरूरी है, उन वस्तुओं की आपूर्ति जरूरी है, किल्लत हो गई, खपत किल्लत हो गई है बाजार में, उन वस्तुओं पर टैक्स क्या करेगी, कम कर देगी। आज जो बहुत ज्यादा हो गया है तो कम, ठीक है, निर्यात में छूट दे देगी, निर्यात शुल्क में छूट, जाओ बेचो बाहर। नहीं समझे। तो इस तरह टैक्स को कम या अधिक करके भी सरकार महंगाई को कम करने का प्रयास, नियंत्रित करने का प्रयास करती है। क्लियर है। चल लिखिए, राजकोषीय उपाय में पॉइंट वाइज लिखिएगा, आयात पर सीमा शुल्क में कमी या समाप्ति, और जिन चीजों की कीमत कम हो रही है उन चीजों को बाहर नहीं जाने देंगे, निर्यात पर रोक। सरकार को घाटा होगा सरकार को, निर्यात होगा तो सरकार को पैसा मिलेगा ना, टैक्स मिलेगा, लेकिन सरकार कहती है वो पैसा नहीं चाहिए, हमारे आदमियों को, हमारे देश के लोगों को के लिए कम नहीं होना चाहिए अनाज। क्लियर है, निर्यात पर रोक। विलास सामग्रियों पर कर में वृद्धि, लग्जरी गुड्स पर टैक्स बढ़ा दिया। विलास सामग्रियों पर कर में वृद्धि, प्रत्यक्ष कर में वृद्धि, इसके द्वारा क्या करेगी सरकार, लोगों के पॉकेट से पैसा खींच, डिमांड बढ़ाने, पैसा आपका खींच लिए तो डिमांड कम ना हुआ। सार्वजनिक आय बढ़ाने और सार्वजनिक व्यय कम करने, नेक्स्ट, सरकारी आय बढ़ाने और सरकारी व्यय कम करने के प्रयास। अगर सरकार मजबूत होती है तो देश की जनता सबसे ज्यादा विश्वास किसमें करती है, सरकार जो बॉन्ड जारी करती है। नहीं कहते, गिल्ट एज्ड सिक्योरिटी किसको कहा जाता है, चमकती प्रतिभूति, सरकारी प्रतिभूति को ही कहा जाता है। लोग उसमें पैसा लगाना चाहता है, सोचता है बैंक तो डूब जाएगा, सरकार नहीं डूबेगी, सरकार से पैसा तो ले ही लेंगे। समझ में आ रही बात। तो सरकार बॉन्ड जारी करना शुरू करती है ताकि मार्केट से पैसा खींचा जाए। क्लियर है, लिखिए,
सरकार द्वारा सार्वजनिक बॉन्ड्स जारी करना। प्रशासनिक उपाय में प्रशासन क्या कर सकता है महंगाई रोकने के लिए? जहां जहां जमाखोरी है सबको खुलवाए, बिचौलियों को कंट्रोल कर सकती है। ठीक है, लिखिए प्रशासकीय उपाय, कालाबाजारी, जमाखोरी पर रोक, एक मिनट, और क्या कर सकती है? मान लीजिए हमारे यहाँ टमाटर बहुत ये महंगा हो गया है, आपूर्ति कम हो गई है, तो अगर बांग्लादेश से या नेपाल से या चाइना से या आसपास कहीं से भी टमाटर है, वहाँ आयात सरकार कर सकती है। क्लियर है? ये टमाटर एक उदाहरण दिया मैंने, चीनी है या और भी चीज़ है, नमक है, प्याज है, वगैरह वगैरह, तो आवश्यकता अनुसार आयात किया जा सकता है। और कभी कभी आप देखते हैं किसी चीज की कीमत बढ़ जाती है, जैसे अभी कई राज्य सरकारें क्या कर रही है, अपने आउटलेट पे या दुकान पे बेच रही है डायरेक्ट किसान से टमाटर लेकर। डायरेक्ट किसान से टमाटर लेने पर क्या हो जाता है? सस्ता हो जाता है, बिचौलिया हट गया। अगर किसान से आप 2 रुपए लेता है बिचौलिया, वो मंडी तक लाते 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 वो 50-60 रुपया कर देता है। समझ आई बात? किसान से उठाया होलसेलर, वो लाया कहाँ है? मंडी में लाया, मंडी से वो निकला होलसेल, सॉरी, किसान से खरीद कर लाया मंडी वाला, मंडी में किसान मंडी में बेचा, मंडी से उठाया होलसेल वाला, होलसेल वाला से रिटेलर, रिटेलर से मोहल्ला का जो ये है वो, वहां से ठेला पर, यहाँ तक आते आते ये लंबा हो जाता है, कीमतें बढ़ जाती है। तो वितरण प्रणाली को दुरुस्त किया जा सकता है। लिखिए वितरण प्रणाली को दुरुस्त करना, उत्पादन में वृद्धि के प्रयास, इसी साल मई में खबर है, इसी साल मई में, मैंने वो वीडियो भी बनाया है टमाटर क्यों महंगा हुआ। मई में नासिक के मंडी में टमाटर बेचने गए किसान, पता चला किसानों को कि 1 रुपए ये लोग बोली लगाया है, यानी 1 रुपए किलो टमाटर बेचेंगे, टमाटर छोड़ के चला। समझ आई बात? तो अन्नदाता जब गुस्सा में आ जाए तो अन्न भोक्ता को नुकसान झेलना ही पड़ता है। अब बिचौलिया वहां कितना मजबूत है बताइए, 1 रुपए टमाटर कितना बेच रहा, 3 महीना तक, कम से कम 3 महीना लगता है ना फसल तैयार होने में, 3 महीना तक वो कितना किसान मेहनत करता है, और उसकी कीमत क्या, 1 रुपए किलो टमाटर। तो ना तो उपभोक्ता को फायदा होता है ना उत्पादक को फायदा, किसको? बिचौलिया को। ठीक है, नया कृषि कानून जो बना था उसमें इसी बिचौलिए से मुक्त करने का प्रयास किया गया था मंडी को, आढ़तिया जिसको कहते हैं। तो उत्पादन में वृद्धि का प्रयास, लिख लिए, ये लॉन्ग टर्म हो सकता है, उत्पादन में वृद्धि का प्रयास। ये हो गया क्या? महंगाई। क्लियर है? अब वर्तमान में जो महंगाई है, विश्व में जो महंगाई है और भूखमरी है, ठीक है, यूएनओ ने अपने रिपोर्ट में बताया है क्या? पहला, एक तो कोविड-19 ने पूरे ग्लोबल सप्लाई चेन को बाधित कर दिया था ना,
उत्पादन भी प्रभावित रहा। दूसरा है रूस यूक्रेन युद्ध, ये भी इसने भी ग्लोबल सप्लाई चेन को बाधित किया है। तीसरा है जलवायु परिवर्तन, जिसके कारण कहीं सूखा पड़ रहा है, कहीं बाढ़, और दोनों ही स्थिति में फसल बर्बाद। तो इन 3 कारणों से महंगाई का वैश्वीकरण हो गया है, ठीक है। और इन 3 कारणों से हम भी प्रभावित हुए हैं। हमारे लिए तो एक पॉजिटिव पॉइंट रहा है ये कि तेल आयातक से हम लोग तेल निर्यातक बन गए हैं। रिफाइनिंग कैपेसिटी बढ़ा दिया है और बेच रहे हैं हम लोग माल खरीद के। हो गया। तो ये थी महंगाई, ठीक है। हाँ इंडिका, कुछ क्वेश्चन पूछना है किसी को? 1 मिनट महंगाई पर, 1 मिनट रुको रुको रुको। एक 4 वर्ड है वो देख लीजिए आप लोग, मुद्रास्फीति, मुद्रा अवस्फीति, मुद्रा संस्फीति, उसके बाद जाइएगा। लिख, तुम भी जाओ लिखो। ऐसे बनाइए, बॉक्स बनाइए। निकलिए। मतलब बाजार कारक से या सरकारी हस्तक्षेप से जब मूल्य में वृद्धि होती है, मूल्य में वृद्धि होती है और मुद्रा की क्रय शक्ति क्या होगी? कम होगी। या फिर बाजार कारक या सरकारी हस्तक्षेप से मूल्य में कमी, या मुद्रास्फीति, ये मुद्रा की मूल्य में कमी होगी तो मुद्रा की क्रय शक्ति क्या होगी? बढ़ेगी। तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? अगर बाजार कारक से मूल्य में वृद्धि होती है तो उसको कहते हैं मुद्रास्फीति, जो भी हम लोग पढ़ रहे थे। अंग्रेजी में कहते हैं इसको इन्फ्लेशन। ये समझिए पीटी पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। अगर सरकारी हस्तक्षेप से महंगाई बढ़ती है, मूल्य में वृद्धि होती है, उसको कहते हैं रिफ्लेशन, मुद्रा संस्फीति। अंग्रेजी ज्यादा याद रखिएगा। अगर बाजार कारक से मूल्य में कमी आती है तो मुद्रा अपस्फीति, मुद्रा संकुचन, अंग्रेजी में डिफ्लेशन। और सरकारी हस्तक्षेप से मूल्य में कमी या मुद्रा की क्रय शक्ति में वृद्धि होती है, इसको कहते हैं डिसइन्फ्लेशन। क्या कहते हैं? मुद्रा अपस्फीति। डिसइन्फ्लेशन।
हो गया। अब एक चीज और लास्ट में, जब मुद्रास्फीति 3 से 6% तक हो उसको कहते हैं रेंगती हुई मुद्रास्फीति। क्या कहते हैं? रेंगती हुई मुद्रास्फीति, क्रीपिंग इन्फ्लेशन। और जब अप टू 3% हो तब रेंगती हुई मुद्रास्फीति, और जब 3 से 6 हो तो वॉकिंग इन्फ्लेशन। क्या? वॉकिंग। जब 6% से 10% तक हो तो रनिंग इन्फ्लेशन। क्या? रनिंग। और जब 2 या 3 डिजिट में चला जाए तो गैलोपिंग, और जब उससे भी ज्यादा हो जाए तो हाइपर। क्लियर है? क्या क्या बताया? क्रीपिंग इन्फ्लेशन अप टू 3%, 3 to 6% वॉकिंग, 6 to 10% रनिंग, और 2 डिजिट 3 डिजिट में चला जाए गैलोपिंग, और उससे भी ज्यादा हो हाइपर इन्फ्लेशन। तो ये सब पढ़िएगा पीटी वाले क्लास में। तत्काल ऐसे ही बता दिए, मुद्रास्फीति के बदले अगर ये सब लिखा है अवस्थिति संस्कृति तो थोड़ा कंफ्यूजन नहीं हो, इसलिए मैंने इसको बता दिया। हो गया? कोई सवाल? मूल्य में वृद्धि होगी, एक मिनट, मूल्य में जब वृद्धि होगी तो मुद्रा की क्रय शक्ति कम होगी ना। एक पेन, इस पेन की कीमत है 5 रुपया, ये कीमत हो गया 10 रुपया, तो 5 रुपया जा करके इसको लाता था, अब 10 रुपया जाकर इसको लाएगा। ताकत किसका कम हुआ? पहले 5 रुपया के जाना पड़ता था, 5 रुपया जाता था, खींच के ले आता था। अब 5 रुपया से आएगा नहीं, 10 रुपया को जाना पड़ेगा लाने के लिए। तो क्रय शक्ति किसका कम हुआ? नहीं समझे? रुपया को अगर आदमी मान लीजिए तो पहले 5 आदमी जाके इस पेन को उठा कर ले आता था, अब 10 आदमी। पेन तो वही है। क्लियर है? चलो, तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद क्या है? काला धन।